पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे। डायोड 2 पिन का डिवाइस है जिसके 2 पिन के अक्रॉस वोल्टेज बदल के हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल कर रहे थे। हमेशा से मैंने शुरू से कहा है कि इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल फ्लो दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो अब हम ट्रायोड पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्रायोड मतलब 3 पिन होंगे जिससे हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करेंगे और इस 3 पिन के डिवाइस को हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो अगला पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रायोड भी हम लोग बोलते हैं, पुराना नाम है। वो ट्रायोड बल्ब वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाते थे। 2 तरह के ट्रांजिस्टर हमें पढ़ना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 एन लेयर्स होंगी और एक पी लेयर होगी। और पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक पी लेयर, 2 पी लेयर और एक एन लेयर। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, कुछ इस तरीके से उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाएगा। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसा कि दिख रहा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक पी टाइप लेयर 2 एन टाइप लेयर के बीच में सैंडविच कर दी गई। इसमें 3 अलग अलग पार्ट हैं। एक सबसे कम एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का पार्ट है जिसको हमने नाम दिया है एमीटर, और इसमें सबसे ज्यादा डोपिंग करी गई है। नाम से ही समझ में आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, इसका काम होगा इलेक्ट्रॉन एमिट करना। तो इसके अंदर हैवीली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर है। देन वेरी लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये लेंथ वाइज भी बहुत थिन है और इसका एरिया एमिटर से थोड़ा सा ज्यादा है। देन नेक्स्ट पार्ट इज कलेक्टर। जैसा कि नाम है कलेक्टर, इसका मेन काम होगा इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना, वहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, कलेक्ट करना। और क्योंकि इसको कलेक्ट करना है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा बड़ा रखा गया है और ये मॉडरेटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना है। क्लियर है? इसी तरह से ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी, सी और एन, बिल्कुल सेम लॉजिक है। हैवी डोप्ड होल्स, हैवी डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, वेरी लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये बेस होगा और ये एमिटर होगा। और फिर मॉडरेटली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये कलेक्टर होगा। सेम काम है, यहां से होल एमिट होंगे और ये कलेक्ट करेगा। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो जैसा कि मैंने एक्चुअल डायग्राम अभी दिखाया, वो मैंने फिर से एक बार दिखाया है ब्लॉक्स के फॉर्म में। कुछ लोग इसको सिंपली ऐसे बना देते हैं, एनपीएन पीएनपी, ऐसे भी चलेगा। इसके अलावा एक इसका सिंबॉलिक डायग्राम भी मैं देने वाला हूं। बहुत लॉजिकल सा सिंबॉलिक डायग्राम बनाया गया है। ऐसे 3 पिन बस निकाले गए हैं, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन। 3 पिन का डिवाइस है। एक एन साइड पिन होगा, एक पी साइड पिन होगा और एक एन साइड पिन होगा। अब मैंने कहा एक एमीटर एंड था, एक बेस था और एक कलेक्टर था। तो बात आती है कि एक तो समझ में आ रहा है कि बीच वाला ये बेस पक्का होगा क्योंकि कॉर्नर्स में एमीटर है और कलेक्टर है। तो इस बात को तय करने के लिए कि किस साइड कलेक्टर है या किस साइड एमीटर है, हमने एक कन्वेंशन बना दिया है कि जहां मैं एरो दिखाऊं समझ लो उस साइड क्या है एमीटर, तो अपोजिट साइड क्या होगा कलेक्टर। अच्छा, अब ये एरो की डायरेक्शन भी बहुत लॉजिकल है। एरो की डायरेक्शन हमेशा P से N की तरफ होती है। जैसा कि मैंने डायोड में बताया कि करंट का फ्लो हमेशा P से N की तरफ होता है, तो एरो भी हमेशा P से N की तरफ होगा। मतलब अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो ये N होगा, ये P होगा, ये N होगा, तो P से N की तरफ। और अगर PNP ट्रांजिस्टर है तो सब कुछ एक जैसा, सब कुछ वही है, बस एक अंतर आ जाएगा कि एरो
पलट जाएगा, क्योंकि ये P है, ये N है, ये P है, तो एरो कहां से कहां होना चाहिए? P से N की तरफ। मैंने P से N की तरफ एरो बनाया है। बाकी ये बेस है, इसमें जिस साइड एरो है वो एमीटर होगा और दूसरा वाला क्या होगा? कलेक्टर। तो ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है जो डिवाइस के ऊपर कहीं ना कहीं प्रिंट किया जा सकता है, जिससे हम अंदाजा लगा लें कहां एमीटर, कहां कलेक्टर, P कहां, N कहां। ये देखते ही हम पहचान जाएंगे। बात क्लियर है? मैंने अभी अभी बताया कि ट्रांजिस्टर 3 पिन का डिवाइस है जिसमें एमीटर का काम एमिट करना है, कलेक्टर का काम कलेक्ट करना है। ये दो नाम क्लियर होना चाहिए। तो बायसिंग से मतलब फिर से वही है कि हम ऐसा कुछ बैटरी इनपुट इंटरनल के बीच में लगाएंगे कि डिवाइस को एक्टिव किया जा सके। तो इसका एक और एक प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना है, जो हमें ध्यान भी रहेगा कि बेस और एमीटर जंक्शन के बीच में जो पिन है उन पिन को हमें हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है। क्या पिन? फॉरवर्ड बायसिंग मोड। क्यों? क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होंगे तभी तो एमीटर इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा। फिर बेस और कलेक्टर पिन आर केप्ट इन रिवर्स्ड बायसिंग मोड। ये बात अभी और कायदे से समझ में आएगी जब मैं डिवाइस सामने बनाऊंगा, लेकिन ये प्रिंसिपल याद रखना है हमेशा। और इस प्रिंसिपल की थोड़ा सी हम प्रैक्टिस सिंबॉलिक डायग्राम में कर लेते हैं। यहां मैंने अरेंजमेंट किया है एक्चुअल डायग्राम में बैटरी से बायसिंग प्रोवाइड कराने का। एमीटर बेस के बीच में मैंने कहा फॉरवर्ड बायसिंग। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये फील्ड कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से एमिट हो पाएंगे। तो देखो मैंने इंतजाम कर रखा है, P को पॉजिटिव सप्लाई करने वाला हूं, N को नेगेटिव सप्लाई करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रॉन आराम से एमिट करेंगे। ठीक है। अब जैसा कि इसका नाम है कलेक्टर, तो यहां क्या बताओ, ऐसी फील्ड है, N से P की तरफ फील्ड होगी, तो कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन को खींचना है। तो ये पॉजिटिव जितना स्ट्रॉन्ग होगा कि इलेक्ट्रॉन को आराम से खींचेगा। तो मुझे चाहिए कि ये फील्ड और स्ट्रॉन्ग करी जाए। तो मैं क्या करूंगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो कि इसी डायरेक्शन में फील्ड देगा, फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन कलेक्शन का प्रोसेस आराम से हो जाएगा। ये मैं एक बार दिखा देता हूं कि कैसे। जैसे मैं कलेक्शन करूंगा तो ये फील्ड रीजन वीक हो जाएगा और ये फील्ड रीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देख रहे हो, बैटरी जैसी कनेक्ट हुई तो यहां से आराम से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और यहां कलेक्ट हो जाएंगे। तो जो बात मैंने अभी एक्चुअल डायग्राम में दिखाई वही मैं सिंबॉलिक डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और 3 मोड में वो बातें मैं करने वाला हूं। तो यहां मोड से मतलब मेरा है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, जीरो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव देना, और जिसको अर्थ किया है वो कॉमन है। अभी बात क्लियर होगी। इसको मैं बोलने वाला हूं कॉमन बेस। क्यों? अर्थ बेस पे लगाई गई है। इसी तरह से अगर मैं एमीटर में अर्थ करूंगा तो ये कौन सा मोड हो गया? कॉमन एमीटर। इसी तरह से अगर मैं अर्थ कलेक्टर में करता हूं, अलग अर्थ ऊपर हो नहीं सकती, तो वो कॉमन कलेक्टर हो गया। 3 डिफरेंट मोड हैं जिनमें काम वही करना है। क्या काम करना है? काम वही करना है, बेस एमीटर फॉरवर्ड बायसिंग और बेस कलेक्टर रिवर्स बायसिंग। बैटरी लगाने का मैं इंतजाम कर देता हूं, बेस एरो बना लें तो वो एमीटर कलेक्टर, बेस एमीटर कलेक्टर, बेस एमीटर कलेक्टर। बीच में बैटरी लगना है, बेस और एमीटर। तो अभी बताओ, पहले तो एरो से तुम ये बताओ कि ये ट्रांजिस्टर मैंने बनाया कौन सा है। एरो समझ में आ रहा है, ये P होगा और ये N होगा, तो फिर ये भी क्या होगा? N होगा। N के एंड में 2 N होते हैं, एक P होता है। अब मैंने कहा बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग रखना है, तो फॉरवर्ड बायसिंग मतलब P को पॉजिटिव मिल जाए और N को नेगेटिव मिल जाए, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। तो बैटरी कैसे लगाना है ये समझ में आना चाहिए। फिर से आगे से दिमाग लगाओ, N को नेगेटिव
ना मिले, पी को पॉजिटिव ना मिले, नेगेटिव मिल जाए, तो वो क्या हो गई, रिवर्स बायसिंग। क्या बताओ, बेस कलेक्टर रिवर्स बायसिंग, बेस एमिटर। तो क्या यही काम इसके और इसके लिए कर सकते हैं, साथ में करते जाएं और बताते जाएं बैटरी कैसे लगेगी। अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बैटरी लगाना होती, तो यहाँ भी इसके रिस्पेक्ट में बैटरी लगाना होगी और इसके रिस्पेक्ट में बैटरी लगाना होगी। पता है भाई, बेस एमीटर के बीच में P को पॉजिटिव मिले और N को नेगेटिव मिले, तो क्या बेस एमीटर फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। फिर कलेक्टर N को नेगेटिव ना मिले, पॉजिटिव मिल जाए, तो फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल सा डिस्कशन है। यहाँ बेस से केवल कलेक्टर के बीच में बैटरी लगाई नहीं गई है, तो बस एक तरफ का ध्यान रखना है कि N को नेगेटिव ना मिले, तो क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो फिर बताओ, कलेक्टर बेस में रिवर्स बायसिंग होती है, यानी N को नेगेटिव ना मिले, क्या मिले, पॉजिटिव। P को पॉजिटिव ना मिले, यानी क्या मिले, नेगेटिव। कलेक्टर एमीटर में एमीटर को फॉरवर्ड रखना है, तो N को नेगेटिव मिले, दूसरी साइड को पॉजिटिव होना ही है। बात क्लियर है। केवल यही पूछा जाता है कि बैटरी कैसे लगेगी। तो अभी थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में कि कैसे सारा कुछ प्रोसेस होता होगा, और जो कुछ एनपीएन ट्रांजिस्टर में होगा वही कुछ पीएनपी ट्रांजिस्टर में होगा। बस एक अंतर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वहां वही काम होल्ड करेंगे। तो क्या होना है, जैसे ही हम बायसिंग करेंगे, तो बताओ क्या होगा, जैसे ही हम बायसिंग करेंगे फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रॉन भारी अमाउंट में यहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन राइट मूव करे और जितनी भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो बैटरी से पूरी होती जाएगी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बैटरी देती रहेगी। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट किए जा रहे हैं, जैसे ही मैं बायसिंग बैटरी लगाऊंगा तो सबको पता है एमीटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग मतलब वहां की फील्ड कम हो जाएगी और बेस कलेक्टर की फील्ड बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये फील्ड कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का इस बैरियर को पार करना आसान हो जाएगा। बड़ी भारी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकल के बेस को पार करते हुए कलेक्टर में जाके रिसीव होंगे। कलेक्टर में इसलिए भी रिसीव होंगे क्योंकि ये फील्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में फेवर करती है। तो मैं कह सकता हूँ जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर में जाएंगे। हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन ये वाला पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल भी रिसीव कर सकता है, यानी यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन या तो बेस में या तो कलेक्टर में जाएंगे। मैं कह सकता हूँ इस वायर का ट्रैफिक और इस वायर का ट्रैफिक, इलेक्ट्रॉन का ट्रैफिक वो इस वायर के इलेक्ट्रॉन ट्रैफिक के इक्वल होगा, यानी यहाँ का ट्रैफिक इज इक्वल टू यहाँ और यहाँ का ट्रैफिक होगा कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन करंट का फ्लो उसका उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में दिया जाता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, लेकिन करंट ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए और ऐसे दिखाना चाहिए। ये एमीटर करंट और ये बेस करंट और ये कलेक्टर करंट। तो हमें पता है कि यहाँ का ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, यानी कह सकते हैं कि एमीटर करंट बेस और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होगा। बात क्लियर है। किसी ट्रांजिस्टर का नेचर समझने के लिए हम लोग कुछ ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं, उससे समझ आएगा कि ट्रांजिस्टर का बिहेवियर क्या है किसी इनपुट वोल्टेज के लिए आउटपुट एंड पे या किसी फिक्स आउटपुट वोल्टेज के लिए इनपुट एंड पे। को और समझने के लिए मैं एक कॉमन एमीटर अरेंजमेंट बना रहा हूं। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायसिंग में रखे जाते हैं और कलेक्टर
बेस जंक्शन रिवर्स बायसिंग में होता है। तो मैं प्रॉपर यहाँ बैटरी प्रोवाइड करा रहा हूं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव फॉरवर्ड बायसिंग, और एन को नेगेटिव ना मिले पॉजिटिव तो वो रिवर्स बायसिंग है। यानी हमने बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायसिंग में और कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग में रखा है। यहाँ एक रजिस्टर लगा देते आउटपुट लेने के लिए। तो अभी ये बैटरी वेरिएबल है और अगर ये फिक्स है, मैं कहूंगा आउटपुट एंड की बैटरी फिक्स है और इनपुट एंड की बैटरी का वोल्टेज वेरी कराया जाए और फिर देखा जाए कि इनपुट एंड का करंट, जिसको मैं कह सकता हूं बेस करंट, कैसे वेरी कर रहा है, तो वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक नेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कीपिंग फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज, इसको मैं कुछ बोल देता हूं VCC, और IB का ऑब्जर्वेशन ऑन चेंजिंग VBB, दैट आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। पहली बात मैंने कही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आमतौर पे हम लोग बेस एंड को इनपुट बोलते हैं और कलेक्टर एंड पे आउटपुट कलेक्ट किया जाता है, तो ये हमारा आउटपुट एंड है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर VCC फिक्स्ड है तो वेरिएशन ऑफ IB बाय चेंजिंग VBB, तो वो क्या हो जाएंगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आउटपुट का बिहेवियर क्या होगा। मतलब इस बार हम लोग VCC चेंज करेंगे और फिर IC पे नजर डालेंगे कि कलेक्टर करंट कैसे चेंज हो रहा है, तो वो क्या है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। यानी इस केस में VBB फिक्स्ड होगा और वेरिएशन ऑफ IC ऑन चेंजिंग VCC, तो ये क्या हो जाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसा हमने अभी मेन स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है कि बेस एमीटर वोल्टेज एक लिमिट के बाद अगर हमने इतनी फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करा दी है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो गए हैं, एमीटर से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो गए हैं, उसमें थोड़ा सा भी बेस वोल्टेज चेंज होगा तो क्या बताओ, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन बेस को पार करते हुए कलेक्टर में जाएंगे और तीनों करंट में इंक्रीमेंट होगा। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर VBB थोड़ा सा भी चेंज होता है तो IB, IC और IE तीनों में फर्क पड़ता है। यदि अगर ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आना चाहिए कि VBB के एक सर्टेन लिमिट तक तो करंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि डिवाइस एक्टिव ही नहीं होगा। मैं कहूंगा कि अभी उतना वोल्टेज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होना एमीटर से शुरू कर सके, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू होगा और फिर थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पहले थोड़ी अमाउंट में फिर और ज्यादा एक्सपोनेंशियली इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में एमीटर से एमिट करेंगे तो सारे करंट इंक्रीज करेंगे। क्योंकि हम बेस करंट की बात कर रहे हैं, बेस करंट बहुत छोटा होता है माइक्रो एम्पियर के लेवल का, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। किस कंडीशन में मैं डिस्कस कर चुका हूं, VCC फिक्स्ड है, VBB चेंज करते हैं तो IB इंक्रीज करता है। अभी हम लोग VBB फिक्स रखने वाले हैं, यानी इनपुट एंड का वोल्टेज फिक्स है और फिर देखेंगे कलेक्टर वोल्टेज बदलने पर कलेक्टर करंट में क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ का वोल्टेज ये अलाउ करता है कि एमीटर कितने सारे इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। यहाँ का वोल्टेज जरा सा बदलता है तो एमीटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में निकलने लगते हैं। अब उनको पिक करने का काम,
उनको पिक करने का काम कलेक्टर का रहता है। अभी मैंने कहा कलेक्टर वोल्टेज VB फिक्स्ड है, कलेक्टर वोल्टेज ऐसा रखा है कि मैंने कहा 100 इलेक्ट्रॉन एमिटर से एमिट हुए और उसमें से 50 पिक कर रहा है। कलेक्टर वोल्टेज मैंने और बढ़ाया तो 50 की जगह 60 पिक होना शुरू हो जाएंगे, और बढ़ाया 70, 80, 100 का एमिशन हो रहा है ड्यू टू बेस एमिटर वोल्टेज और 80 पिक होने लगे, और बढ़ाएंगे 90 पिक होने लगे, और बढ़ाएंगे तो 99। क्या बताओ, जितने एमिट हो रहे हैं उससे ज्यादा तो पिक हो नहीं सकते। यानी क्या ग्राफ कुछ इस तरह का आना चाहिए कि एक लिमिट के बाद करंट सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा। यदि मैंने कहा ये वो लेवल है कि 100 इलेक्ट्रॉन एमीटर से एमिट हुए और 99 तक पिक होने लगे, एक इलेक्ट्रॉन बेस पे जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अभी अगर हम लोग किसी फिक्स वोल्टेज पे बात कर रहे थे, मैंने कहा VBB कुछ 0.5 वोल्ट था, अभी मैं VBB बढ़ा दूं, पहले 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जनरेट हो रहे थे और VBB मैंने इतना बढ़ा दिया कि अब 200 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट होने लगे। तो क्या बताओ, नए VBB के लिए अब फिर से अगर मैं कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो कलेक्टर वोल्टेज पहले जितने इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा था उससे और ज्यादा वो पिक करना शुरू कर देगा, लेकिन फिर से उसकी एक लिमिट है, 200 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड से ज्यादा वो इमिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो क्या इसका भी एक सैचुरेशन लेवल आएगा, लेकिन अब ये लेवल किसी और वैल्यू का होगा। अगर मैंने कहा पहले कुछ मिली एम्पियर का करंट था तो अब ये उससे ज्यादा मिली एम्पियर का करंट होगा। मैंने कहा पहले 10 मिली एम्पियर का करंट था तो अब 20 मिली एम्पियर का करंट होगा। फिर से इसका भी एक सैचुरेशन आ गया, इससे ज्यादा करंट अब हम किसी हालत में अचीव नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहे। अब अगर फिर से हमें सैचुरेशन करंट इंक्रीज करना है तो फिर से क्या बताओ, बेस वोल्टेज और इंक्रीज करेंगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन तेज हो जाएगा, तो कलेक्टर में उसका पिकिंग अप भी बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? तो जब मैंने इनपुट फिक्स रखा और इनपुट एंड का करंट अचीव किया तो एक्सपोनेंशियल आया है, और जब मैंने इनपुट फिक्स रख के आउटपुट वोल्टेज चेंज किया और आउटपुट करंट ऑब्जर्व किया तो वो कुछ इस नेचर का है। बताया कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में रखे जाते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब कि इस डिप्लीशन रीजन के असर को इतना कम करना है कि इलेक्ट्रॉन आराम से पार कर जाए, यानी हमें ऐसा वोल्टेज प्रोवाइड कराना है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर सके, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से पार करना शुरू कर देंगे, और उसके लिए ये बैटरी हमने लगा रखी है। इसी तरह से कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें रिवर्स बायसिंग में रखना है, यानी कुछ ऐसा करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जोन थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाए। तो मैंने क्या किया, अप्रोप्रिएट वोल्टेज लगाया, और जैसे ही यहाँ की फील्ड थोड़ा सा कम होगी तो क्या होता है, एक भारी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू कर जाएंगे। उसके लिए ये वोल्टेज कहीं ना कहीं इस पिन की वोल्टेज जिम्मेदार है, यानी मैं कहूंगा ये पिन वो कंट्रोल देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कुछ भक्त लोग दर्शन करने जब जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़ होती है तो एक चबूतरे के बाहर पुलिस वाले डंडा लेके खड़े रहते हैं, तो मेन भीड़ को कंट्रोल करते हैं। मेन भीड़ निकलने के लिए तैयार है लेकिन डंडे की वजह से नहीं निकल पा रहा, और यहाँ का डंडा जैसे ही खुलता है तो भारी मात्रा में भक्तगण मंदिर की तरफ दर्शन करने जाते हैं। फिर एक अंदर मंदिर होता है जो मेन मंदिर होता है जहां दर्शन करना होते हैं। अब क्या होगा कि मेन मंदिर के बाहर भी एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, भक्तों से कहता है भैया चलो जल्दी करो, जल्दी दर्शन करो, जल्दी निकलो। तो ये कुछ ऐसे सीन है। ये वाले फील्ड का रोल दूसरे पुलिस वाले जैसा है जो कहता है जल्दी दर्शन करो, यानी ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और कलेक्टर में कलेक्ट करता है। अभी मैं कहूं कि कुछ भक्तगण तो ऐसे भी होते हैं कि जो मंदिर में रास्ते ही भूल जाते हैं कि दर्शन कहां करना है, बिना दर्शन किए बाईपास होकर निकल आते हैं, यानी कुछ बेस से ही निकल आएंगे बिना मंदिर में गए, मैं कह सकता हूं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि बेस बड़ा थिन होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे बेस पार करते हुए सीधे कलेक्टर में ही गिरते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर 100 भक्तगण पर सेकेंड यहां से निकल रहे हैं, यानी पहले वाले पहरेदार से निकल रहे हैं, तो 100 में से 80 तो कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है, 20 बिना दर्शन किए निकल रहे हैं, है ना। लेकिन हाँ, अगर मैं यहां का वोल्टेज और बढ़ाऊंगा तो क्या बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 80 में से
90 पिक करने लगेंगे। यानी कह दूं कि मैं और एक्टिव पुलिस वाला यहां लगा दिया तो वो जो 20 नहीं दर्शन कर पा रहे उनको भी बुला बुला के दर्शन करा देंगे, है ना। लेकिन अगर मैंने कहा और बैटरी बढ़ा दी, यहां का वोल्टेज और बढ़ा दिया, तो फिर मैं कहूंगा 90 की जगह 95 दर्शन करने लगे, 95 इलेक्ट्रॉन यहां कलेक्ट होने लगे। और बैटरी बढ़ाऊंगा, क्या बताओ 100 से ज्यादा कलेक्शन कभी नहीं हो सकता। यानी मैं कह सकता हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां निकलेंगे उसमें कुछ बेस में जाएंगे और ज्यादातर कलेक्टर में जाएंगे। हाँ, एक लिमिट है कि जितना ये जनरेट कर रहा है उससे ज्यादा नहीं, ये बैटरी चाहे जितना बढ़ा ले। तो ये बात हम लोग कलेक्टर एमीटर, ये जो हम लोग कलेक्टर करंट वाला ग्राफ देख रहे थे उसमें ये बात देख रहे थे कि जैसे जैसे कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज करता है वैसे वैसे करंट बढ़ता है, लेकिन जितना जनरेशन हो रहा है उससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ सकता है। उसी को हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। इन गतिविधियों को यूज कर पाएंगे। यूज की बारी सबसे बाद में आती है, पहले हम चीजों को जानते समझते और फिर यूज करते हैं। तो पहला यूज ट्रांजिस्टर का एज अ स्विच होगा, एज स्विच। स्विच का मतलब सिंपली यह है कि किसी खास इनपुट के लिए वो किसी डिवाइस को एक्टिव या इनएक्टिव कर दे। सिंपली किसी इनपुट एंड के लिए आउटपुट एंड कुछ सटीक होना चाहिए। स्विच से हमेशा ये मतलब है कि वो इंडिकेट कर दे इनपुट एंड के कि इनपुट एंड हाई है या लो है, बस इतना स्विच का काम होता है। तो ऐसा कुछ यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। कॉमन एमिटर अरेंजमेंट में बना रहा हूं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं बायसिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, और अगर ये वेरिएबल है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां मैंने वोल्टामीटर लगा रखा है, तो जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे इनपुट एंड का वोल्टेज दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह से आउटपुट एंड पे मैंने एक बायसिंग वोल्टेज VCC लगा रखा है, और आउटपुट इसके क्रॉस देखा जाएगा किस तरह का आउटपुट आना चाहिए। तो मैं यहां पे इनपुट वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट एंड पे वोल्टेज देखूंगा। यानी ये डिवाइस है जो सर्टेन इनपुट के लिए आउटपुट पे इंडिकेशन देगा। किस तरह से, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जैसे बेस वोल्टेज चेंज करता है ये अलाउ करता है कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा निकले, और थोड़े से ही चेंज पे एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से एमिट होने लगते हैं, और उसके एमिशन बढ़ते ही सारे करंट इंक्रीज कर जाते हैं। यानी मैं कह सकता हूं बेस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा बहुत तेजी से सारे करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट एंड एमिटर करंट, सारे करंट इंक्रीज करेंगे। अब बस एक बात मुझे करने को रह गई कि आउटपुट वोल्टेज का मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या आएगा। मैं यहां एक T से चलता हूं, T VP से केवीएल लगा रहा हूं प्लस VCC, और यहां से माइनस ICRC इक्वल टू क्या, इसको मैं अगर Q बोलूं VQ, यानी VQ माइनस VP इक्वल टू आएगा VCC माइनस ICRC। इस VQ माइनस VP को क्या हम आउटपुट वोल्टेज कह सकते हैं? इसको जरा ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैंने कहा कि जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो सारे करंट में फर्क पड़ेगा, क्या बताओ IC भी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे IC इंक्रीज करेगा तो IC इंटू RC यानी ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो क्या ये ओवरऑल वैल्यू फिर डिक्रीज करना चाहिए। यानी IC की छोटी वैल्यू के लिए ये डिफरेंस बड़ा होगा, और बड़ी वैल्यू के लिए ये डिफरेंस जैसे जैसे करंट बढ़ेगा फॉर द इनपुट वोल्टेज, यानी इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा, सिंपली मैं कह सकता हूं V इनपुट IC के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो डिफरेंस छोटा होगा। डिफरेंस छोटा हाई इनपुट के लिए और लो इनपुट के लिए डिफरेंस बड़ा, तो आउटपुट ज्यादा कह सकते हैं।
कि छोटे इनपुट के लिए आउटपुट हाई होगा और बड़े इनपुट के लिए आउटपुट लो होगा। तो एक इंडिकेशन है, लो इनपुट है उसका इंडिकेशन हाई वोल्टेज से देता है और हाई इनपुट है उसका इंडिकेशन लो वोल्टेज से देता है। तो क्या हम कह सकते हैं ये स्विच जैसी फंक्शनैलिटी है, यानी आउटपुट एंड से समझा जा सकता है कि वहां क्या खास है, इनपुट लो है या इनपुट हाई है। यानी ये आउटपुट किसी स्विच को दे दिया जाए तो वो ऑन ऑफ कर सकता है फॉर सर्टेन इनपुट। बात क्लियर है? ये ट्रांजिस्टर का मेन एप्लीकेशन है कि एक लो इनपुट वोल्टेज सिग्नल के लिए डिवाइस वैसे ही हाई आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करा पाए, ऐसा यूज होगा इस डिवाइस का। कैसे देखते हैं? फिर से मैं एक कॉमन एमिटर अरेंजमेंट बना रहा हूं और इसको एक बायसिंग इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा हूं। सीरीज में मैंने एक इनपुट वोल्टेज का सोर्स दे दिया है। हम इस इनपुट वोल्टेज को ऐसे सोच सकते हैं कि एक माइक, जब हम माइक से बोलते हैं तो माइक का आउटपुट वोल्टेज वेरिएशन के फॉर्म में होता है। सिंपली माइक के ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है, जहां हम बोलते हैं कैपेसिटर वाइब्रेट करता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज वेरी करता है। वो वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है, दैट इज सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल, वो यहाँ पे इनपुट के फॉर्म में दिया जाएगा। मैं ग्राफ बना रहा हूं जो इनपुट वोल्टेज जाएगा, समथिंग मैंने कहा ये वर्ड मैंने बोला उसका इनपुट सिग्नल है। अब इस सिग्नल को आउटपुट एंड पे रिसीव किया जाएगा। यहां मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस रिसीव कर रहा हूं। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है कि जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो एमीटर और बेस के अक्रॉस बायसिंग वोल्टेज इंक्रीज करेगी। और बायसिंग वोल्टेज इंक्रीज करना मतलब इलेक्ट्रॉन को अलाउड करना कि वो एमीटर से बड़े आराम से निकले। जैसा कि मैंने एनिमेशन में दिखाया कि जितना ही वोल्टेज ये ज्यादा होगा, करंट हर जगह के इंक्रीज कर जाएंगे। जितना ज्यादा वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा एमिट होंगे तो कलेक्टर करंट भी और एमिटर करंट सारे इंक्रीज करेंगे। मैं कह सकता हूं बेस, कलेक्टर और एमिटर सारे करंट इंक्रीज कर जाएंगे। अभी अगर करंट इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, वो करंट इस लोड रेजिस्टेंस से पास कर रहा है। बेस करंट अगर माइक्रो एम्पियर के लेवल का होता है तो कलेक्टर करंट मिली एम्पियर के लेवल का होता है। और अगर मैं बात करूं आउटपुट वोल्टेज की तो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज यहां आईसी आरसी है। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने स्विच में यही बात कही थी कि वी इनपुट और आईसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं, लेकिन बस इतना कह सकते हैं वी इनपुट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। कलेक्टर करंट में बड़ा फर्क होगा। अगर बेस इनपुट करंट माइक्रो एम्पियर में है तो कलेक्टर आउटपुट करंट मिली एम्पियर में होगा। मैं कह सकता हूं एक लो इनपुट करंट के लिए एक हाई आउटपुट करंट है जो हाई आउटपुट वोल्टेज भी प्रोवाइड करेगा। यानी कह सकते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज एक बड़े डिवाइस को रन करा सकता है, ज्यादा पावर हैंडलिंग वाले डिवाइस को रन करा सकता है। यानी हम कह सकते हैं यहां पे अगर माइक था तो यहां हमने एक बड़ा स्पीकर लगा दिया और बड़े स्पीकर को ज्यादा पावर इनपुट चाहिए तो क्या होगा, ये आउटपुट है। अगर हम बड़े स्पीकर को दे देंगे तो क्योंकि इसके करंट ज्यादा है तो बड़ा स्पीकर उसको एम्पलीफाई करके दे सकता है। तो फिर इसका रोल क्या हुआ, इसका रोल एज अ एम्पलीफायर हुआ। एक लो करंट सिग्नल को इसने हाई आउटपुट करंट में दिया जो एक हाई आउटपुट वोल्टेज दे रहा है और एक बड़े डिवाइस को रन करा सकता है। बात क्लियर है? यानी कह सकते हैं इसी इनपुट वर्ड के लिए मैंने कहा ये कोई वर्ड था, मैंने बोला खा एक वर्ड है, उसके ऐसे वेवफॉर्म है तो उसी वेवफॉर्म का आउटपुट कुछ ऐसा होना चाहिए। सब कुछ सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, बस एक अंतर आएगा कि खा वर्ड का आउटपुट वोल्टेज
थोड़ा बड़े लेवल का होगा, मैं कहूंगा वो इनपुट का एम्पलीट्यूड कम था तो इसका एम्पलीट्यूड बड़े लेवल का होगा। खा पहले भी इनपुट में गया था, खा आउटपुट में भी आएगा, बट पहले खा आया था, अब खा आएगा, इतना अंतर रहेगा। बात क्लियर है? तो डिवाइस को मैग्नीट्यूड वाइज समझने के लिए कि ये किस तरह की पावर हैंडलिंग कर सकता है, किस तरह का आउटपुट दे सकता है, ये समझने के लिए इस डिवाइस के लिए फॉर सर्टेन बायसिंग वोल्टेज अरेंजमेंट हमने कुछ पैरामीटर डिफाइन किए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा पैरामीटर। मैं बता दूं, किसी फिक्स बायसिंग वोल्टेज के लिए अल्फा बीटा पैरामीटर डिफाइन किए जाते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि किस लेवल के आउटपुट वोल्टेज या किस लेवल के पावर आउटपुट दे सकता है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर है अल्फा पैरामीटर। अल्फा को हमने ऐसे डिफाइन किया है, अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, यानी कलेक्टर और एमिटर करंट के रेशियो को हम लोग अल्फा पैरामीटर बोलेंगे। बीटा पैरामीटर कलेक्टर और बेस करंट का रेशियो होगा, या हम लोग एक बार चेंज में भी बात करेंगे। कलेक्टर के स्मॉल चेंज के लिए एमीटर का करंट कितना चेंज होता है, या कलेक्टर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू बेस, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अल्फा बीटा पैरामीटर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हम लोग इनका रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एमीटर से जो भी करंट निकलता है वो बेस या कलेक्टर दो जगह जाता है। ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम IC से डिवाइड कर दें तो क्या ये आएगा? और याद करो, अभी अभी मैंने अल्फा पैरामीटर IC अपॉन I और बीटा पैरामीटर IC अपॉन IB ये डिफाइन किया है। तो क्या इसको हम लोग 1 बाई अल्फा, इसको हम लोग 1 बाई बीटा लिख सकते हैं। तो यहां से 1 बाई बीटा आएगा, 1 बाई बीटा। तो क्या यहां से बीटा इक्वल टू बीटा और अल्फा देखा जाए, एक चीज डिफाइंड हो गई तो दूसरी चीज उससे रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है। बीटा पैरामीटर की हेल्प से और कुछ और पैरामीटर जो मैं अभी डिफाइन करने वाला हूं की हेल्प से हम लोग इस एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन देखने वाले हैं। तो पहली बात हम लोग करने वाले हैं करंट गेन, यानी किसी इनपुट करंट के लिए कितना आउटपुट करंट देगा, वो रेशियो आउटपुट अपॉन इनपुट वो होगा करंट गेन। सिंपली करंट गेन आउटपुट, मैं हर बार बता रहा हूं कि कलेक्टर करंट का वैल्यू आउटपुट है और बेस करंट की वैल्यू इनपुट करंट है। और इस रेशियो को हम लोग और भी क्या कहते हैं, बीटा। अभी हमने थोड़ा देर पहले डिफाइन किया। तो एक तरह से सिंपली करंट गेन इज इक्वल टू बीटा। नेक्स्ट वोल्टेज गेन। तो जैसा कि मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, आउटपुट एंड पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा ICRC, दैट इज आउटपुट वोल्टेज। और इनपुट एंड पे जो वोल्टेज होगा, अगर मैं पूरे वोल्टेज बात करूं इनपुट एंड पे, यानी मैं कह सकता हूं कि किसी एम्पलीफायर में इस एंड और इस एंड के बीच का वोल्टेज, तो वो मैं एक नए पैरामीटर में बोल रहा हूं कि इस इतने पोर्शन के बीच में करंट क्या गया और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो मैंने कहा दैट इज VI। तो क्या ये VI करंट और इस डिवाइस के रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल लिखा जा सकता है। यानी एक नया टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं, इनपुट रेजिस्टेंस IB इंटू RB, इसको मैंने नाम दिया है RBE को इनपुट
रेजिस्टेंस। तो क्या वोल्टेज गेन को भी फैमिलियर पैरामीटर में लिखा जा सकता है? आईसी अपॉन आईबी अभी अभी हमने देखा बीटा है, और आरसी दैट इज आर लोड अपॉन आर बी। क्लियर? इसके अलावा पावर गेन, पावर गेन हमेशा की तरह पावर आउटपुट एंड पे अपॉन पावर इनपुट एंड पे। अब आउटपुट एंड का पावर V आउटपुट I आउटपुट यानी I कलेक्टर करंट, इनपुट एंड का पावर V इनपुट और I इनपुट यानी बेस करंट। ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो क्या बीटा RL अपॉन RB ये वोल्टेज गेन था और IC अपॉन IB बीटा था, तो यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म्स जरूरत पड़ सकती है तो हम लोग याद रखेंगे। वैसे तो पूरी अप्रोच समझ आना चाहिए।